Good morning, students. Welcome in Urmila Devi PG College. Today we discussed about full wave rectifier. तो ध्यान दीजिए, आज हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले क्लास में हम आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, उसकी इफिशियंसी, सर्किट डायग्राम, इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म, ये सब हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, टोटली इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे इसका सर्किट डायग्राम, इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म, किस प्रकार से यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और यह कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर करंट फ्लोज थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन फॉर बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज। एसी इनपुट वोल्टेज जो हम प्रोवाइड करते हैं वह होता क्या है कि बोथ हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों में क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे दो प्रकार से रेक्टिफिकेशन होते हैं। देयर आर टू टाइप रेक्टिफिकेशन। There are two types rectification. Circuit of full wave rectifier। यहाँ पे दो प्रकार से रेक्टिफिकेशन होता है फुल वेव रेक्टिफायर का। नंबर एक, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। और नंबर दो होता है ब्रिज फुल, मतलब या कह सकते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में हम आपको बताते हैं। तो रेक्टिफायर यहाँ पे क्या होता है कि रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। रेक्टिफिकेशन इज ए प्रोसेस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट। अर्थात रेक्टिफिकेशन एक प्रक्रिया होती है जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपका रेक्टिफिकेशन दो प्रकार से होता है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें मिनिमम दो डायोड का यूज किया जाता है। जैसे कि इसमें सेंटर टैप में दो डायोड यूज किया जाएगा और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज किए जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि मिनिमम 2 डायोड का इसमें यूज किया जाता है, इसमें मिनिमम 2 डायोड का यूज किया जाता है। तो इसको आप देख लीजिए कि यह दो प्रकार से हम आपको बताते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे आप देखिए कि रेक्टिफिकेशन जो होता है दो प्रकार से है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर मिनिमम 2 डायोड का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर पहले आइए हम नोट कर लेते हैं और इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, इसकी इफिशियंसी बता देते हैं और कितना परसेंट यह एसी टू डीसी क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, ये आपका पहला है फुल वेव रेक्टिफायर में। इसमें क्या है कि मिनिमम 2 डायोड का यूज किया जाता है। इसमें मिनिमम 2 डायोड का यूज किया जाता है। यह क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के थ्रू क्या करता है, कंडक्ट करता है। कि हम कह सकते हैं द सर्किट अरेंजमेंट ऑफ ए सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 2 डायोड। या सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इसमें क्या है, केवल 2 ही डायोड यूज किया जाएगा, कंसिस्ट ऑफ 2 डायोड D1 एंड D2।
A center tap secondary winding is connected to the diode in such a way that our diode rectifies positive half cycle and other diode rectifies negative half। यहाँ पे हम आपको इसका सर्किट डायग्राम बता रहे हैं कि जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को कंडक्ट करेगा, और जिसमें तो दो डायोड का यूज किया गया है, D1 और D2। ये रहा आपका सर्किट डायग्राम। AC इनपुट, ये आपका पावर ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है। यहाँ पे मिनिमम दो डायोड का यूज किया गया है, D1 और D2 यूज किया गया है। ये यहाँ से आपका हो गया लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये आपका E आउटपुट, E आउटपुट। ये रहा लोड रेजिस्टेंस RL, ये रहा D1, ये रहा D2, टर्मिनल A, टर्मिनल B। ये आपका पावर ट्रांसफार्मर में आपका लगा हुआ है, T लगा हुआ है, और ये रहा AC सप्लाई, AC सप्लाई। ठीक, इसको आप एक बार इसका सर्किट डायग्राम देख लीजिए। अब हम चलते हैं इसके वर्किंग पे। क्या करते हैं इसके वर्किंग। ये तो हो गया इसका फुल वेव रेक्टिफायर का मेन सिंपल सर्किट डायग्राम। यहाँ हम AC सप्लाई देते हैं। ये रहा इसका प्राइमरी वाइंडिंग, ये रहा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, पोलरिटी इसकी चेंज होगी। जब इसकी पोलरिटी चेंज होगी, यहाँ पे दो डायोड का यूज किया गया है, D1 और D2। अब पोलरिटी चेंज होगी तो A पॉजिटिव होगा, B निगेटिव होगा, या B पॉजिटिव होगा, A निगेटिव होगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज द टर्मिनल A इज पॉजिटिव रिलेटिव टू T। रिलेटिव टू T क्या होगा, टर्मिनल A पॉजिटिव होगा, टर्मिनल B निगेटिव होगा। इस कंडीशन में दिस मेक्स डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड डायोड D2 इज रिवर्स बायस। जब टर्मिनल A क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डायोड D1 जो होगा फॉरवर्ड बायस होगा, और डायोड D2 क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। इस कंडीशन में कि देयरफॉर डायोड D1 कंडक्ट एंड डायोड D2 डज नॉट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लोड। इस कंडीशन में डायोड D1 क्या होगा, कंडक्ट करेगा, डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू लोड। लोड के रिस्पेक्ट में यह कंडक्ट करेगा, और D2 क्या होगा, कंडक्ट नहीं करेगा। जबकि ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल, जब यहाँ पे हम पॉजिटिव करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे, इस कंडीशन में D1 जो होगा फॉरवर्ड बायस होगा, D2 जो होगा रिवर्स बायस होगा। D1 क्या होगा, कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल जब A को निगेटिव करेंगे और B को पॉजिटिव करेंगे, इस कंडीशन में ड्यूरिंग द negative half cycle secondary voltage terminal A is negative relative to T while B is positive relative to T. Diode D2 are forward bias and diode D1 are reverse bias. Diode D2 are conduct and diode D1 are not conduct। अर्थात D2 जो होगा वो कंडक्ट करेगा, D1 जो होगा कंडक्ट नहीं करेगा। द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर सोनी फिगर। तो यहाँ पे हाफ फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट एंड आउटपुट ग्राफ हम आपको डाउनलोड मतलब कि बताते हैं। यहाँ पे ये रहा आपका इनपुट ग्राफ, ये आपका रहा इनपुट ग्राफ, V इनपुट। ठीक, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, या इनपुट ग्राफ है। जब इनपुट ग्राफ है, उसके बाद आउटपुट ग्राफ में क्या करेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट करता है, निगेटिव हाफ साइकिल भी यह कंडक्ट करता है। अर्थात जब A पॉजिटिव होगा, B निगेटिव होगा, A क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, B रिवर्स बायस होगा। आफ्टर ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल A निगेटिव होगा, B पॉजिटिव होगा, D2 कंडक्ट करेगा, D1 कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, यह दोनों में कंडक्ट करेगा। ये रहा V आउटपुट, यहाँ से ये रहा D1 D2, D1 D2, अर्थात यह कंटिन्यू क्या करेगा, प्रत्येक हाफ साइकिल कंडक्ट करता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो यह आपका रहा इनपुट ग्राफ, ये रहा आपका आउटपुट ग्राफ।
अर्थात जो फुल वेव सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर है, इसका सर्किट डायग्राम हो गया, उसका इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 कंडक्ट करता है, D2 कंडक्ट नहीं करेगा। निगेटिव हाफ साइकिल D2 कंडक्ट करेगा, D1 नहीं कंडक्ट करेगा। अर्थात प्रत्येक साइकिल के बाद, प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद इसकी पोलरिटी क्या हो जाती है, चेंज होने लगती है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इस सर्किट को आप नोट कर लीजिए, इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म आप नोट कर लीजिए। हम आपको बताते हैं इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसके पहले हम आपको फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताए हैं कि यह पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों के थ्रू कंडक्ट करता है, क्योंकि इसमें दो डायोड का यूज किया जाता है। जब हम टर्मिनल ए को पॉजिटिव करते हैं, डायोड D1 कंडक्ट करता है, D2 कंडक्ट नहीं करता है। जब हम ए को निगेटिव करते हैं तो D2 कंडक्ट करता है, D1 कंडक्ट नहीं करता है। जब हम आपको पिछले वीडियो में पावर सप्लाई पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे रेक्टिफायर के बारे में हमने डिस्कस किया था और सिंपली हम आपको हाफ वेव फुल वेव के बारे में बताए थे। लेकिन यहाँ पे हम आपको उसकी इफिशियंसी किस प्रकार से कन्वर्ट करता है और कितने % कन्वर्ट होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस द हाफ सेकेंडरी वाइंडिंग एट एनी इंस्टेंट। तो यहाँ क्या है, E = E0 sin ओमेगा t। यहाँ पे E क्या है, यह आपका इनपुट वोल्टेज है। ठीक, हम मान लेते हैं इफ RF एंड RL इज द, यहाँ पे RF को हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी कहते हैं अथवा डायोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इफ RF एंड RL इज द डायोड एंड लोड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। जहाँ पे RF जो है आपका डायोड रेजिस्टेंस है, RL जो है आपका लोड रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इस प्रकार से लिख देते हैं IP1 और IP2। यहाँ पे IP1 IP2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो डायोड का यूज किया गया है, दो डायोड का यूज किया गया है। और यह पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों के थ्रू क्या करता है, कंडक्ट करता है। जब दोनों के थ्रू यह कंडक्ट करता है तब यहाँ पे P1 और IP1 और IP2 को भी लिखना जरूरी है। यहाँ पे दो डायोड का यूज किया गया है, इसलिए हम IP1 और IP2 लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E/RF प्लस RL, E/RF प्लस RL E हो जाएगा E0 sin ओमेगा t अपान RF प्लस RL। और E0 अपान RF प्लस RL क्या होता है, I0 sin ओमेगा t। ठीक, अब यहाँ पे IP2 क्या हो जाएगा, 0। किस कंडीशन में, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यह डायोड D1 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, डायोड D2 क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ए मान लेते हैं। अर्थात पॉजिटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट करेगा और निगेटिव हाफ साइकिल यह कंडक्ट नहीं करेगा। सेकेंड केस में हम देख लेते हैं, जब हम इसकी पोलरिटी चेंज करेंगे, IP1 = 0 हो जाएगा, IP2 क्योंकि निगेटिव हाफ साइकिल के लिए है तो हो जाएगा -E0 sin ओमेगा t अपान RF प्लस RL। इसको लिख सकते हैं -I0 sin ओमेगा t। ये आपको हो जाएगा फॉर निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल इसको फर्स्ट B मान लेंगे, फर्स्ट B। ठीक, अब यहाँ क्या है कि निगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 कंडक्ट नहीं करेगा, डायोड D2 कंडक्ट करेगा। यहाँ पे I0 क्या है, I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में, thus in full wave rectifier the current flows continuously for both and negative half cycle of AC input voltage। अर्थात इस प्रकार फुल वेव रेक्टिफायर में जो AC इनपुट हम देते हैं
वह पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों के थ्रू कंडक्ट करता है, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक कंडक्ट करता है। फुल वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों कंडक्ट करता है। सिंस ई नॉट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द हाफ सेकेंडरी वाइंडिंग, देयरफॉर द मैक्सिमम वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द फुल सेकेंडरी वाइंडिंग विल बी 2E0। क्या हो जाएगा? 2E0 हो जाएगा, जिसको PIV कहते हैं, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। इस कंडीशन में द आउटपुट करंट इज पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट, सो द एवरेज और DC वोल्टेज ऑफ द आउटपुट करंट ओवर द कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल के लिए हम क्या निकालेंगे? DC करंट निकालेंगे। तो अर्थात DC करंट को ही हम क्या कहते हैं? एवरेज करंट कहते हैं। तो IAV लिखिए या IDC लिखिए, दोनों क्या है? सेम ही है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? G1/T कहाँ से? 0 से T। ध्यान दीजिए, जैसे आपका ये क्या है? AC इनपुट है, तो इस साइकिल से लेकर के इस साइकिल, ये रहा 0 T/2 से T। ये क्या रहा? एक कंप्लीट साइकिल रहा। जब एक कंप्लीट साइकिल रहा तो कहाँ से? 0 से T, 0 से T I इंटू dt। ये क्या हो गया? 1/T 0 से T I इंटू dt। अब ध्यान दीजिए, वैसे आप निश्चित समाकलन तो पढ़े ही होंगे, जिसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़े होंगे। अब उसे ब्रेक कर दीजिए। ठीक, यहाँ 0 से T कैसे आया? कंप्लीट साइकिल की बात की जा रही है ना, तो अर्थात क्या हो जाएगा? 0 से T हो जाएगा I इंटू dt। अब इसको दो भागों में ब्रेक कर दीजिए। क्या हो जाएगा? IDC इक्वल टू 1/T कहाँ से? 0 से T/2 I इंटू dt प्लस उसके बाद कहाँ से? T/2 से T I इंटू dt। अर्थात 0 से T/2 और T/2 से T। ये हो गया कंप्लीट साइकिल। अब क्या करेंगे? अब हम कर लेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो IDC इक्वल टू 1/T 0 से T/2 I इंटू dt प्लस T/2 से T I इंटू dt। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम वैल्यू रखने चल रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। कितना आपको मिल गया है? IDC इक्वल टू 1/T 0 से T/2 I इंटू dt प्लस T/2 से T I इंटू dt। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे। बट सिंस आप जानते हैं, क्या जानते हैं? T इक्वल टू 2π/ω। T इक्वल टू क्या होता है? 2π/ω होता है। इसलिए IDC इक्वल टू हो जाएगा ω/2π 0 से π/ω। कहाँ से? 0 से π/ω हो जाएगा I0 sin ωt dt प्लस नहीं हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस हो जाएगा और उसके बाद क्योंकि माइनस I0 है तो माइनस I0 sin ωt dt। ठीक, और लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट π/ω से लेकर के T तक है, मतलब 2π/ω। क्या हो जाएगा? 2π/ω। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है? I0 कॉमन है, तो ω/2π I0 कॉमन लीजिए। ठीक, अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस कास ωt/ω। इसका भी क्या हो जाएगा? माइनस कास ωt/ω। तो यहाँ से सब में क्या हो जाएगा? ओमेगा कॉमन हो जाएगा। सीधा ओमेगा कॉमन लेके बाहर फेंक दीजिए इसको। जब इसको बाहर फेंक देंगे तो माइनस कॉस ωt, लिमिट क्या हो जाएगा? 0 से π/ω माइनस। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा? माइनस कास हो जाएगा। जब साइन का माइनस कास हो जाएगा तो माइनस कॉस ωt कहाँ से? π/ω से
2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपान ओमेगा आता, लेकिन ओमेगा हमने क्या कर दिया, बाहर रख दिया। जब बाहर रख दिया तो ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये मिला आई नॉट अपान 2 पाई। अब क्या करिए, अब लिमिट रख दीजिए, तथा माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ठीक, माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस पाई। ठीक, अब यहां देखिए, अब कॉस पाई का मान क्या होता है, -1 आई नॉट अपान 2 पाई। ठीक, कॉस पाई का मान -1, माइनस माइनस प्लस +1, ठीक, -1 -1, ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ हम लिख सकते हैं 2 2 4 4 आई नॉट अपान 2 पाई। ठीक, ये हो जाएगा आई नॉट अपान 2 आई नॉट अपान पाई। कितना हो जाएगा, 2 आई नॉट अपान पाई हो जाएगा। ये किसका मान आ गया, यह मान आ गया आई डी सी का मान आ गया, यह वैल्यू आ गया आई डी सी का मान। इसको आप नोट कर लीजिए, आई डी सी का मान ये हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई डी सी इक्वल टू 2 ई नॉट अपान पाई आर एफ प्लस आर एफ। ठीक, ये आपको मिल गया। अब आप कर सकते हैं कि 2 ई नॉट अपान पाई आर एफ प्लस आर एल। आप डी सी आउटपुट पावर निकालेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। यहाँ से डीसी करंट आपको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद डीसी आउटपुट पावर हम निकालेंगे। हम जानते हैं पी डी सी इक्वल टू होता है, पी डी सी इक्वल टू होता है ई डी सी इंटू आई डी सी। क्या होता है, ई डी सी इंटू आई डी सी। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू रख देंगे। आई डी सी का मान आपको मिला ही है, और उसके बाद ई डी सी यहाँ पर हो जाएगा 4 ई नॉट का स्क्वायर अपान आर एल, हो जाएगा 4 ई नॉट का स्क्वायर अपान आर एफ प्लस आर एल, 4 ई नॉट का स्क्वायर आर एल अपान पाई, 4 ई नॉट का स्क्वायर आर एल अपान पाई आर एफ प्लस आर एल का होल स्क्वायर। ये क्या मिल गया, पी डी सी मिल गया, डी सी आउटपुट पावर मिल गया। अब ध्यान दीजिए कि रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकालने के लिए डीसी आउटपुट की पावर के साथ साथ हमें एसी इनपुट पावर की भी आवश्यकता होती है। फॉर डिटरमाइनिंग द efficiency of the rectifier we require DC output power as well as AC input power। अर्थात DC आउटपुट पावर के साथ साथ हमें AC इनपुट पावर की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो AC इनपुट पावर आप निकाल लीजिए। AC इनपुट पावर आप यहाँ से AC इनपुट पावर निकालेंगे तो P AC इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एफ प्लस आर एल, ये होता है। ठीक, अब यहाँ से आई आर एम एस इक्वल टू होता है अंडर रूट आई स्क्वायर ए बी। ठीक, अब आई स्क्वायर ए बी होता है, तो यहाँ से आई स्क्वायर ए बी निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 1 अपान टी 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी। ठीक, ये क्या हो गया, आई स्क्वायर ए बी इक्वल टू 1 अपान टी 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी। ठीक उसी तरीके से एवरेज करंट हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में तोड़ देंगे, 1/t 0 से t/2 आई स्क्वायर
डी टी प्लस T/2 से T I² dt, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहीं पर हम वैल्यू रख देंगे। जब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक मिनट, I² dt मिल गया। अब I² जब dt मिल गया, द वेरिएशन ऑफ द आउटपुट करेंगे, एक मिनट ध्यान दीजिए, जो वेरिएशन होता है इसमें वह क्या होता है, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल पे हो रहा है। जो वेरिएशन हो रहा है वो किस पे हो रहा है, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल पे हो रहा है। और 0 t तो है, लेकिन सिंस द वेरिएशन ऑफ द आउटपुट करंट इज सिमिलर ड्यूरिंग बोथ द हाफ साइकिल, सो वी मे टेक एवरेज I² ऑफ ए हाफ साइकिल ओनली। यहाँ क्या करेंगे, हाफ साइकिल अर्थात T/2। यहाँ लिख दीजिए, सो वी मे टेक ओनली हाफ साइकिल। क्या करेंगे, यहाँ पे केवल हाफ साइकिल लेंगे, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन हो रहा है वह केवल हाफ साइकिल पे हो रहा है, न कि फुल साइकिल पे हो रहा है। यहाँ तो 1/T/2। अब बट आप जानते हैं, क्या जानते हैं, T = 2π/ω होता है। T = 2π/ω होता है। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा ω/π, क्योंकि दो कैंसिल हो जाएगा, ω/π हो जाएगा। यहाँ से I0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा 0 से T/2, ये हो जाएगा sin² ωt dt, ठीक, sin² ωt dt। अब किसी भी इंटीग्रेशन में sin² का फार्मूला है नहीं, तो अब इसको क्या करेंगे, cos 2 में इसको कन्वर्ट कर देंगे। जब cos 2 में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाता है ω/π I0 का स्क्वायर 0 से, ये हो जाएगा π/ω, ये हो जाएगा π/ω, 1 - cos 2ωt/2 × dt, ठीक। अब ये हो गया क्या, cos 2ω, क्योंकि sin² ωt dt है, तो cos 2θ = होता है कि 1 - sin² θ/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे, अब क्या करें कि हम इसका इंटीग्रेशन कर दें। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हो जाएगा ω/π I0 का स्क्वायर 0 से π/ω, ये हो जाएगा T माइनस cos क्या होता है, sin 2ωt/2ω। लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से π/ω, क्या हो जाएगा, 0 से π/ω हो जाएगा। जब 0 से π/ω हो जाएगा तो यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा, यहाँ से /2 है ना, तो टोटली 2 पहले बाहर ही आ जाएगा, क्योंकि /2 बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, जो हो गया I0 का स्क्वायर ω/2π, यहाँ से हो गया π/ω। अब ध्यान दीजिए, sin π 2π 3π कि जो भी हो, सबका मान क्या होता है, 0 होता है। ये हो जाएगा ऑलरेडी टोटल क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। जब सब 0 हो जाएगा तो यहाँ से सीधा हम कर देते हैं कि यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, मिला आपको I0 का स्क्वायर/2। क्या, I² AB, I² AB का मान क्या मिला, I0 का स्क्वायर/2 मिला। जब ये I0 स्क्वायर/2 मिला, अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे IRMS। क्या निकालेंगे, IRMS। सो IRMS इक्वल टू होता √I²AB। क्या होता है, I² AB होता है, तो यहाँ से हो जाएगा IRMS इक्वल टू I0/√2। ठीक, ये हो जाएगा I0/√2। अब I0 का मान होता है E0/RF प्लस RL, ये हो जाएगा √2। अब I0/√2 RF प्लस RL,
तो अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एसी इनपुट पावर निकाल लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, तब निकालते हैं एसी इनपुट पावर। अब यहाँ देखिए एसी इनपुट पावर निकाल लेंगे, क्योंकि आई आर एम एस का मान आपको मिल गया, आपको मिला है आई आर एम एस इक्वल टू आई नाट अपॉन अंडर रूट टू, यहाँ मान रख देते हैं तो मिल जाएगा ई नाट अपॉन अंडर रूट टू आर एफ प्लस आर एफ। ठीक, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इसलिए एसी इनपुट पावर, एसी इनपुट पावर, जब एसी इनपुट पावर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू ई नाट का स्क्वायर अपान टू आर एफ प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल, ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल गया ई नाट का स्क्वायर अपान टू आर एफ प्लस आर एल। ठीक, आर एफ प्लस आर एल आपको मिल गया। अब आप जानते हैं रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, the rectifier efficiency is defined as the output power, the ratio of output power to the input power, या कह सकते हैं DC output power upon AC input power। The rectifier efficiency, the rectifier efficiency, the rectifier efficiency is equal to DC output power upon AC इनपुट पावर, DC आउटपुट पावर अपॉन AC इनपुट पावर, अर्थात ईटा इक्वल टू C DC अपॉन C AC। अब क्या करिए, अब सबको वैल्यू रख दीजिए, तो DC जो आपको आउटपुट पावर मिला है वह DC आउटपुट पावर मिला है 4 ई नाट का स्क्वायर आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल का हो। ठीक, इतना आपको मिला है। अब इस मान को करेंगे, पलट जाएगा हो टू आर एफ प्लस आर एल अपॉन ई नाट का स्क्वायर, ये कटेगा, ई नाट के स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 8 आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आता है 0.812 आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ईटा इक्वल टू 0.812 अपॉन 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल। ठीक, अगर हम इसको परसेंट में लिखना है तो हो जाएगा 81.2 अपॉन 1 प्लस आर एफ अपॉन आर एल %। ठीक, ये तो हो गया इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ये ध्यान दीजिए, अगर यदि आर एफ क्या हो, इज मोर स्मॉलर, आर एफ जो हो बहुत ही कम हो कंपैरिजन टू आर एल, इफ इज मोर स्मॉल देन आर एल, जो डायोड का रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत ही कम हो, उस कंडीशन में तो क्या होगा, तब ईटा इक्वल टू मिल जाएगा 81.2%। इसका मतलब ये है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वह 80.2% होता है। इसका मतलब ये है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, जितना हम AC इनपुट देते हैं उसका 81.2% वह DC में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि इट इज बेटर, मीन्स फुल वेव रेक्टिफायर आर बेटर देन हाफ वेव रेक्टिफायर। जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वह हाफ वेव रेक्टिफायर का अपेक्षा क्या होता है, बहुत ही बेटर होता है। अब यहाँ से रिपेल फैक्टर भी हम उसी तरह से फाइंड कर लेंगे। रिपेल क्या होता है, रिपेल मीन्स कि जो रेक्टिफाइड आउटपुट होता है, जो रेक्टिफायर के द्वारा निर्गत आउटपुट होता है, उसमें डीसी कंपोनेंट के साथ साथ एसी कंपोनेंट भी मिले होते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिपेल बोलते हैं।
उसी को हम क्या बोलते हैं, रिपल कहते हैं। तो रिपल इक्वल टू होता है रिपल फैक्टर, यहाँ पे रूट में स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट अथवा वैल्यू ऑफ टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट आर कॉल्ड रिपल फैक्टर। तो रिपल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। रिपल मीन्स कि जो रेक्टिफाइड आउटपुट होता है उसमें डीसी कंपोनेंट के साथ साथ जो एसी कंपोनेंट मिले होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रिपल कहते हैं। तो जो इसका रिपल आता है वह रिपल आता है R इक्वल टू 0.84। क्या आता है, 0.48 आता है, 0.48 आता है फुल वेव रेक्टिफायर का। तो इसका मतलब ये है कि यह क्या है, एक की तुलना में क्या है, बहुत ही कम है। इसका मतलब जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वह हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा बहुत ही बेटर होता है फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर बेटर होता है। अब हम आते हैं, आपको बता देते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वह किस प्रकार से काम करता है, अभी हमने आपको बताया सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम आपको बताते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, जिसकी एफिशिएंसी आप नोट कर लीजिए। हम आशा करते हैं सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आप देखिए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर में मिनिमम 2 डायोड का यूज किया जाता है। यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर की बात की जा रही है। इसमें क्या होगा कि इन द ब्रिज रेक्टिफायर वी डू नॉट रिक्वायर सेंटर टाइप पावर ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, सेंटर टाइप पावर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। इट कंटेन्स 4 डायोड, या क्या होता है 4 डायोड अपने पास रखता है। इट कंटेन्स, यहाँ लिख लीजिए इन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर do not contain power transformer. It consists of 4 diode D1, D2, D3 एंड D4। यहाँ पे आप देख लीजिए कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसमें पावर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने पास 4 डायोड रखता है। यह डायोड कौन सा डायोड होता है, PN जंक्शन डायोड होता है, क्योंकि डायोड आर यूज एज ए रेक्टिफायर। डायोड जो होता है रेक्टिफायर की भांति यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका क्या देख लीजिए, यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले हम करते क्या हैं, यहाँ पे हम इसको AC इनपुट देते हैं। AC इनपुट दे दिए, ठीक। ये फिगर थोड़ा कम सही बन रहा है, ठीक। फिर भी देख लीजिए ये क्या है, आपका डायोड है। इस प्रकार से ये रहा D1, D2, D3, D4। यहाँ पे एक लोड लगेगा, ये अर्थ से कनेक्ट होगा। ये रहा RL, ठीक। ये टर्मिनल P, टर्मिनल Q, A और B, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम आप देख लीजिए। D1, D2, D3 और D4। अभी आपने लिखा कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 डायोड D1, D2, D3 एंड D4। यह अपने पास 4 डायोड रखता है, D1, D2, D3 एंड D4। ये यहाँ पे क्या है, ये आपका AC सप्लाई वोल्टेज है। ये आपका AC सप्लाई वोल्टेज है। जब हम यहाँ से सप्लाई देते हैं
तो द AC सप्लाई टू बी रेक्टिफाइड इट अप्लाइज टू द डायगोनली अपोजिट एंड ऑफ द ब्रिज थ्रू द ट्रांसफार्मर। अर्थात यहाँ पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी ट्रांसफार्मर इसमें होता है। इसमें लोड रेजिस्टेंस जो होता है, लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन अदर टू एंड्स ऑफ द ब्रिज। ब्रिज के दोनों इन पे क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब टर्मिनल, यहाँ भी पोलरिटी चेंज होती रहती है, ध्यान दीजिए, इसमें भी क्या होगा, पोलरिटी चेंज होता रहेगा। और इसमें इसका जो वर्किंग होता है, इसमें जो यह रेक्टिफाइड करता है वह क्या करता है, डायगोनली करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका यह AC इनपुट बना हुआ है, यह क्या रहा, AC इनपुट रहा, V इनपुट, यह इनपुट ग्राफ आपको बना हुआ है, यह क्या है आपका इनपुट ग्राफ बना हुआ है। अब जब टर्मिनल A को हम पॉजिटिव करेंगे, जब टर्मिनल A को पॉजिटिव करेंगे, ध्यान दीजिए, तो जब हम A पॉजिटिव करेंगे तो डायोड D1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डायोड D3 पॉजिटिव होगा, और डायोड D2 और डायोड D4 क्या होगा, निगेटिव होगा। इस कंडीशन क्या होगा कि D1 और D3 आर फॉरवर्ड बायस एंड D2 एंड D4 आर रिवर्स बायस। इसका तो आप आउटपुट ग्राफ देख लीजिए। फर्स्ट क्या है, जब टर्मिनल A पॉजिटिव करेंगे तो D1 और D3 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ये आपका V आउटपुट हो गया। ठीक, अब सेकेंड केस में क्या करेंगे, जब हम A को निगेटिव कर देंगे, B को पॉजिटिव करेंगे। आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली नो करंट आर फ्लो इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं होता है, केवल फॉरवर्ड बायस में होता है। तो अर्थात फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, निगेटिव रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा। सेकंड में क्या होगा, D2 और D4, और सेकंड में क्या करेगा, यह D2 और D4, जब हम इसको निगेटिव करेंगे तो यह फॉरवर्ड हो जाएगा, यह फॉरवर्ड हो जाएगा, D2 और D4 कंडक्ट करेगा, D1 D3 कंडक्ट नहीं करेगा। फिर अगले में क्या हो जाए, फिर अगले में D1 और D3 करेगा। यह आपको हो गया आउटपुट ग्राफ, इनपुट एंड आउटपुट ग्राफ ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर। ये आपका हो गया फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इस केस में यह अपने पास 4 डायोड रखता है और प्रत्येक साइकिल के बाद इसकी पोलरिटी चेंज होती रहती है। इनपुट एंड आउटपुट ग्राफ आपका हो गया, अर्थात इसमें जो रेक्टिफिकेशन होता है वह डायगोनली होता है। इसको आप अच्छे तरीके से इसको बना लीजिए और इसको समझ लीजिए। हम अब आपको फुल वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को कराते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसका सारा PDF आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएगा। अब इसका आप न्यूमेरिकल देख लीजिए फुल वेव रेक्टिफायर का। ये आपका दिया हुआ है कि ए फुल वेव रेक्टिफायर वाज 2 डायोड। यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर जो था उसके पास क्या था, दो डायोड था। इसका मतलब सिंपल है, कौन सा डायोड है, सेंटर, कौन सा रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर है। तो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड, मतलब प्रत्येक डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस, अर्थात डायोड रेजिस्टेंस या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बात एक ही है, कितना दिया गया है, 20 ओम। इसका मतलब सीधा लिख दीजिए आप गिवन दैट, जो जो दिया गया पहले आप लिख लीजिए। RF में बराबर कितना दिया गया है, 20 ओम। चलिए, द RMS वैल्यू इज अप्लाइड वोल्टेज फ्रॉम सेंटर टैप टू ईच एंड ऑफ द सेकेंडरी इज 50 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जो आपको ERMS का मान दिया गया, क्या दिया गया है, 50 वोल्ट दिया गया है। अच्छा, एंड लोड रेजिस्टेंस उसका मतलब कि RL का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 980 ओम दिया गया है। फाइंड द मीन लोड करंट एंड द RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट, अर्थात आपको मैक्सिमम लोड करंट फाइंड करना है या मीन लोड करंट फाइंड करना है, और सेकंड में आपको क्या फाइंड करना है, RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट फाइंड करना है। सबसे पहले आप मैक्सिमम AC वोल्टेज फाइंड कर लीजिए। तो मैक्सिमम AC वोल्टेज तो आप जानते हैं क्या होता है, E0 इक्वल टू ERMS इंटू √2। ठीक, अब ERMS का मान कितना है, ERMS का मान है
50 इंटू √2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 70.7 वोल्ट, ये हो जाएगा 70.7 वोल्ट, जो कि √2 का मान क्या होता है? 1.414 होता है। अब मैक्सिमम लोड करंट फाइंड कर लीजिए, मैक्सिमम लोड करंट। मैक्सिमम लोड करंट इसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है I नॉट इक्वल टू E नॉट अपान RF प्लस R। ठीक, E नॉट का मान कितना है? E नॉट का मान मिला है आपको 70.7 अपान RF का मान कितना दिया गया है? RF का मान दिया गया है 20 और RL का मान दिया गया 980। इसको लिख सकते हैं 70.7 अपान 1000। ये आप किस में आएगा? ये एम्पियर में आएगा। इसको जब मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे 70.7 क्या हो जाएगा? मिली एम्पियर हो जाएगा। ये हो गया, मिली एम्पियर हो गया। अब क्या फाइंड करना है हमको? मीन और एवरेज लोड करंट। मीन और एवरेज लोड करंट। अब आपको लोड करंट अथवा एवरेज करंट, मीन करंट अथवा आपको एवरेज करंट फाइंड करना है तो IDC इक्वल टू होता है 2I0/5। तो IDC इक्वल टू होता है 2I0/5। ठीक, I0 का मान आपको मिला है तो 2 इंटू 70.7 अपान पाई का मान कितना हो? 3.14 होता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आता है आपका 45 मिली एम्पियर। ये आता है 45 मिली एम्पियर। ये आपको मिल गया क्या? ये आपको मिल गया मीन अथवा एवरेज लोड, एवरेज करंट आपको मिल गया। अब हमको सेकंड में क्या फाइंड करना है? सेकंड आपको फाइंड करना है, दिया गया है फर्स्ट था मीन लोड करंट, अब सेकंड क्या करना? RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट। ये हो गया RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट। RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट जब हमको फाइंड करना है तो यहाँ हम ऊपर आपको लिख देते हैं, न्यूमेरिकल आप इरेज कर देते हैं। देख लीजिए, सेकंड आपका है RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट। RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट, ये देख लीजिए सेकंड RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट। इस केस में IRMS इक्वल टू होता है I0/√2। ठीक है, I0 का मान कितना मिला है? I0 का मान मिला है 70.7 अपान √2। √2 का मान होता है 1.414, ये होगा 70.7 अपान 1.414। ये जितना वैल्यू आएगा यह होगा मिली एम्पियर होगा, तो यह हो जाएगा आपका 50 मिली एम्पियर। ये आपका आंसर होगा। यहाँ से आपको मिल गया मीन अथवा एवरेज लोड करंट, यहाँ से आपको मिल गया रूट मीन वैल्यू ऑफ लोड करंट। ये आपको फुल वेव रेक्टिफायर, जहाँ यहाँ पे सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर और उस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल ये आपको पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें अगर आप किसी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में आप बता सकते हैं। और यहाँ पे आपका इफिशियंसी हो गया, रिपल फैक्टर हो गया, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट जरूर करिए। हम आपके भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।